भारत ने काउंटर टेररिज्म के ऊपर जो है वो इवेंट रखा और उसमें टारगेट पाकिस्तान को किया गया। तो ये जो सिक्योरिटी काउंसिल का जो ये इजलास था जिसमें जयशंकर साहब ने 15 दिसंबर को जी भारत को एक महान मुल्क साबित करते हुए ये साबित करने की कोशिश की कि पाकिस्तान इज एन एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म। लेकिन मैं समझता हूं कि बात उन्होंने सही कही थी, वो अल्फाज जरा चेंज कर देते तो ज्यादा मुनासिब। डॉक्टर जयशंकर साहब और भारत का कद काट, वो इस वक्त मेरे ख्याल में, मैं बड़े अरसे से ये बात कह रहा था, आपके सेगमेंट में कहता था कि अब भारत ने पाकिस्तान का नाम लेना छोड़ दिया है। क्यों? और मेरे बहुत कई दोस्त हैं, बहुत ज्यादा दोस्त हैं वाशिंगटन डीसी में। आई सिट विद देम, दे आर इंडियन जर्नलिस्ट, दे आर इंडियन स्कॉलर्स, दे आर राइटर्स, दे आर सबके साथ जब मैं बैठता हूं, एंड दिस इज व्हाट आई वाज गेटिंग आउट ऑफ देम, कि वो कहते थे कि हम जब पाकिस्तान का नाम लेते हैं वो ब्रिंग आवरसेल्फ डाउन। और मैं उससे एग्री करता था। कहां पे G20 की प्रेसिडेंटशिप है, कहां डॉक्टर जयशंकर जिनकी सारी जिंदगी फॉरेन ऑफिस में गुजरी, यहां पे वो डीसीएम एम्बेसी में रह के गए, यहां पे वो वॉशिंगटन डीसी के अंदर एम्बेसडर रह के गए। जिस तरीके से पूरी दुनिया में उन्होंने डिप्लोमेसी के साथ सारा कुछ चलाया है, मैं उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मेरा गिला उनसे क्या है। एक तो वो जब आए यूनाइटेड नेशन की असेंबली में, तो वो सिर्फ एजेंडा एक लेकर आए कि हाउ टू पुट पाकिस्तान डाउन। अब वो किस तरह में उसके काउंटर सपोर्टिंग उसके आर्गुमेंट ये है, वो मुंबई हादसे की नर्स को साथ लेकर आए, उसका एक अलग ड्रामा स्टेज किया गया, वो भी एक माजी की बात है। अब मैं जो भुट्टो साहब ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं डेफिनेटली डिसएग्री विद इट। मैं बिल्कुल, वो गलत उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। उनको चाहिए था कि इसको डिप्लोमेटिक, अगर ये करना था, रेफरेंस देना था, किसी अच्छे अल्फाज के साथ दे लेते। उनकी इस बात से जज्बात कई लोगों के मजरू हुए हैं, एंड आई एम विद इट। अब दूसरा जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है आरसू, जो इसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा, मैं ये हमेशा ये कहता हूं कि गाड़ी चलती है फ्रंट शील्ड को देख के, विंड स्क्रीन को देखकर गाड़ी चलाई जाती है। आप बैक मिरर से देखकर गाड़ी नहीं चला सकते। अब मैं जो डॉक्टर जयशंकर साहब से इस वक्त एक्सपेक्ट कर रहा था, वो मैं पाकिस्तानी बिलावल भुट्टो साहब से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। मैं डॉक्टर जयशंकर साहब से ये चाहता था कि कोई फॉरेन मुस्तकबिल के लिए कोई विजन देते, कोई एक रोड मैप देते, कोई हल बताते इन चीजों का। दिस इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। माजी की जंगें, माजी के हादसात, मैंने मानता हूं इसमें, मैं बिल्कुल नहीं किसी को ना प्रोटेक्ट करूंगा ना उसको सपोर्ट करूंगा, लेकिन मैं ये समझता हूं जाती तौर पे, दुनिया की मैंने बड़ी जंगों के बारे में पढ़ा है। हर जंग के बाद आप टेबल पर बैठते हैं। पाकिस्तान भारत ने कई जंगें लड़ी हैं। मैं हमेशा ये कहता हूं, अब चाहिए दोनों मुल्कों को। पाकिस्तान की तो अशद जरूरत है, क्योंकि इकोनॉमिकली कोलैप्स हो रहा है। उसकी तो अशद जरूरत है कि भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करे और अपनी तिजारत जो है वो ट्रेड खोले। और दूसरा यहां पे मैं खासकर देखें, मैं इसमें अक्सर दोस्त मेरे कहते हैं भाई कि शायद आई एम डूइंग पाकिस्तान बैशिंग। इट्स नॉट पाकिस्तान बैशिंग। द रीजन आई कैन नेवर गो अगेंस्ट पाकिस्तान, इज माई मदरलैंड, लेकिन द पीपल दोज हैज बीन रनिंग, दोज हैव बीन मैनेजिंग पाकिस्तान, आई एम अगेंस्ट द सिस्टम। इस वक्त मेरा छोटा सा, मैं आखिरी कमेंट ये दूंगा कि आपको तो ठीक है, भारत के लिहाज से वहां जुलूस निकले, वहां पे चीजें हो रही हैं, लेकिन मुझे ये बताएं, पाकिस्तान के जिस कंट्री के साथ इस वक्त बॉर्डर लगते हैं, किसी कंट्री के साथ भी पाकिस्तान के अच्छे रिलेशनशिप हैं? खारजा पॉलिसी का एक उसूल होना चाहिए कि हम दुनिया को ये बावर कराएं उस सबूत और दलील के साथ। नंबर वन ये कि देखें, बालाकोट जब हुआ मार्च 2019 में, जो कि एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना हरकत थी कि दो एटमी ताकतों के दरमियान डिटरेंस की मौजूदगी में आप अनप्रोवोक्ड एक अग्रेशन करते हैं, जिसका थैंकफुली पाकिस्तान एयरफोर्स ने बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया स्विफ्ट टॉट के ज़रिए। नंबर वन। नंबर टू, फिर अगस्त में जो उन्होंने यूनिलैटरली एक्सेस करने की कोशिश की IIOJK को, अपने मुल्क में जम करने की कोशिश की अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के बरखिलाफ। नंबर टू। नंबर थ्री ये कि फिर आप देखें कि जौहर टाउन का जो वाक़या है, ये इस बात का सबूत है कि भारतीय शहरी और भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज डिलिबरेटली इन्वॉल्व हैं पाकिस्तान के अंदर। ये इस बात का सबूत है कि चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, बीजेपी की गवर्नमेंट हो, भारत की ये बाईपार्टिजान कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म पॉलिसी है कि पाकिस्तान को दुनिया में आलमी सतह पे बदनाम करना है। नंबर सिक्स ये कि उनका जो एटमी प्रोग्राम है वो इतना अनसेफ और इररिस्पॉन्सिबल है कि कभी यूरेनियम चोरी हो रहा होता है, कभी वो कबाड़िए के
उनके पास बिक रहा होता रेडियो पे बिक रहा है। और नंबर 7 ये कि कभी कभार उनका क्रूज मिसाइल चल जाता है, उनको पता ही नहीं होता, और वो कई दिन बाद अपने नेबरिंग कंट्री को बताते हैं कि ये क्या हुआ है। तो जब आप इन तमाम चीजों को एडअप करते हैं, और इसके साथ ही साथ आप देखें सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, कोई भारत का ऐसा नेबर नहीं है जिसके साथ इसका कोई तनाज़ा ना हो, जिसमें इसने मुदाखलत ना की हो, चाहे वो तिब्बत हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे मालदीव हो, चाहे अफगानिस्तान हो। हर मुल्क के अंदर इंटरवेंशन और डिस्टेबलाइजेशन इसकी फॉरेन पॉलिसी का एक परमानेंट उसूल रहा है। इन तमाम दलीलों की मौजूदगी में अब ये साबित होता है कि भारत की ना सिर्फ तंग नज़र और इंतहा पसंदाना सोच नहीं है, और वो सिर्फ खित्ते में अपनी बालादस्ती नहीं चाहता, बल्कि जब वो अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम में परमानेंट मेंबर बनना चाहता है सिक्योरिटी काउंसिल का, तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम आलमी बरादरी को ये बावर कराएं कि ये आलमी अमन के लिए भी खतरा है, जबकि वो एक मल्टीलैटरलिज्म के अंदर अपना रोल प्ले करना चाहता है। हालांकि अक़वाम मुत्तहिदा के उसी फोरम की करारदादों को ना सिर्फ वो मानता है, और यूनिलैटरली एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी को वो एक्सेस करना चाहता है, और कभी वो पाकिस्तान को कश्मीर के इशू को बायलैटरल करार देता है। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट ये होगी अपने बच्चों के लिए, पाकिस्तान के बच्चों के लिए, एक तो हिस्ट्री को पढ़ें, उसमें अपनी गलतियां रिकॉग्नाइज करें, और उसके बाद फ्यूचर फॉरवर्ड वे देखें, रोड मैप तय करें पड़ोसियों के साथ। यू हैव टू लिव इन पीस विद देम। देयर इज नो एक्सक्यूज और नो चांस टुवर्ड्स इट, रिगार्डलेस हाउ अचीव पीस। दुनिया में कई सारे मुल्कों में फौज जो है सिविलियन गवर्नमेंट को हटाकर और बैठ गई है, तो इनको डर लगने लग गया। इन लोगों ने मिलिट्री के जो स्ट्रक्चर को डाइल्यूट करने के लिए इंटरफेरेंस शुरू कर दी। इंटरफेरेंस इस हद तक हो गई कि यहां पर जर्नलों में होड़ लग गई कि मेरी कमीज दूसरे से सफेद ज्यादा कैसे दिखा पाऊं, मैं कैसे ज्यादा क्यूट डॉगी बनके मैं अपने आप को पेश कर पाऊं, मैं कितनी जोर से पूंछ हिला सकूं जिससे कि मैं रैंक और पोजीशन में ऊपर बढ़ता रहूं। और ऐसा होते होते 62 की जब लड़ाई छिड़ी, तब वो समय था जब ईस्टर्न आर्मी कमांडर जनरल कॉल को बनाया गया, और जनरल कॉल जो थे वो एएससी के ऑफिसर थे। पूरी जिंदगी उनका काम लॉजिस्टिक्स से इन्वॉल्व था। वो आटा, चावल, दाल, चिकन, मटन, बटर और इन चीजों की सप्लाई करते रहे, और लेफ्टिनेंट जनरल बन के और उनको कॉम्बैट फॉर्मेशन का कारभार संभला दिया, क्योंकि वो भी कश्मीरी पंडित थे और नेहरू साहब भी कश्मीरी पंडित थे। तो इस तरीके का कार्रवाई हुई, और आपको हैरानी होगी कि 1971 वॉर के फील्ड मार्शल मानिक शाह उस समय ब्रिगेडियर थे, उनके खिलाफ एक इंक्वायरी बिठा दी गई। वो इसलिए बिठाई गई, मैं इसका हमेशा जिक्र करता हूँ, शेखर गुप्ता एक हमारे प्रिंट मैगजीन के इंडिया के बहुत बड़े मशहूर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा और इस चीज को पूरा उजागर किया है। वो मानिक शाह को इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि ये जो ज्यादा बड़े डॉगी बनने की कोशिश में लगे हुए थे, इनको लगता था कि ये बहुत काबिल आदमी है, इसको दबा लो, नहीं तो ये पता नहीं कितने लोगों को क्रॉस करके और आगे निकल जाएगा। तो ये हालात थे हमारे 1962 लड़ाई के दौरान, इंक्लूडिंग हमारे चीफ जनरल थापर, वो भी एक पॉलिटिकल प्रोजिनी थे। तो शिकस्त हुई, बहुत ही जबरदस्त शिकस्त हुई, शर्मनाक शिकस्त हुई। उसके बाद इस मुल्क की, अब यहां से फर्क पड़ता है, यहां से इंडिया और पाकिस्तान के अंदर जबरदस्त फर्क पड़ता है। इस पॉइंट पर भारत के अंदर डिबेट हुआ, डिस्कशन हुआ, गली गली में हुआ, पार्लियामेंट में हुआ, और बच्चे बच्चे के बीच में हुआ। बहुत सारी चीजों को रिवाइज किया गया, और सबसे अहम चीज जो रिवाइज करी गई वो ये करी गई कि फौज के अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगा, और फौजियों का सिस्टम भी ऐसे किया गया कि उनके पास भी कोई रूम और स्कोप ना हो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, पॉलिटिकल टेल वैगिंग का, डॉगी बनने का उनके पास में कोई वो ना हो। एज अ रिजल्ट इंडियन आर्मी इंप्रूव हुई, एज अ रिजल्ट इंडिया का स्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ। इंडिया के अंदर ये रियलाइज हुआ कि हथियारों का भी इशू है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट आया,
बहुत सारी चीजें हुई। आई मीन दिस प्रोग्राम विल फॉल शॉर्ट कि 62 की लड़ाई की हार के बाद और 65 की जंग से पहले तक कितने सारे अहम फैसले हुए और उसके बाद भारत की जो ट्रेजेक्ट्री है वहां से चेंज हो जाती है। और पाकिस्तान, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर ये जो हमें जो देखने को मिलता है, जो पढ़ते हैं, वहां पर चीज को दबाने पे जोर ज्यादा रहता है, उसको उसको एक फसाड क्रिएट करने का, एक नैरेटिव बनाने का प्रयास रहता है।